गुड इवनिंग फ्रेंड। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल फ्यूचर एकेडमी बाय सीपी सर में स्वागत है। आप सभी लोगों से एक निवेदन हम करना चाहते हैं कि आप सभी लोग मेरे वीडियो को क्या किया करें, शेयर किया करें, साथ में लाइक करें। जिससे शेयर करने से क्या होगा कि एक वीडियो आप दूसरे के पास पहुंचेगा तो सब्सक्राइब भी करेंगे। तो आप लोग क्या करें, देख लिया करते हैं, सरकार देते हैं तो सरकार न करे, सब्सक्राइब कर लिया करें। क्योंकि आपके पास जो जानकारी पहुंच रही है तथ्यात्मक पहुंच रही है, कोई ऐसी जानकारी नहीं दी जा रही है जो ऐसा लगता हो कि नारकोटिक्स के तरीके से हो कि हाँ नुकसान कर जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग क्या करें, सरकारें न करें, देखा करें पूरा वीडियो और क्या करें, सब्सक्राइब भी कर लिया करें, घंटी भी दबा दिया करें, इससे नोटिफिकेशन भी क्या हो आप तक पहुंच जाए। आज मैं कक्षा 10 का एक चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है धातु और अधातु। क्या नाम है? धातु और अधातु। मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूं कि आखिरकार में धातु क्या होता है और अधातु क्या होता है। चलिए मैं सबसे पहले धातुओं के बारे में बात करता हूं। तो मैं एक बात, धातुओं से पहले मैं एक बात और करना चाहता हूं कि आखिरकार में तत्व क्या होते हैं। तत्व क्या होते हैं, पहली बात अगर जाने तो ये जानिएगा, जो पदार्थ जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं उनको तत्व कहा जाता है। तत्व ऐसे कण जो अविभाज्य होते हैं। एक ध्यान रखिएगा एक बात कि ऐसे कण जो अविभाज्य हो, जिनको फिर नहीं तोड़ा जा सकता हो किसी भी भौतिक अथवा रासायनिक विधि से, तो ऐसे कणों को तत्व कहा जाता है। और जो पदार्थ होते हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। तो मैं धातुओं के बारे में परिचर्चा कर रहा हूं। तो धातु भी क्या होगा, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होगा। तो धातु भी क्या हो सकता है, प्रकार का तत्व हो सकता है। चलिए उस पर मैं चर्चा करते हुए आगे बढ़ता हूं। तो पहले धातुओं के बारे में अगर डिस्कस करूं कि धातुएं क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, एक अगर हम डिफिनीशन के अनुसार चले, जो वैज्ञानिक भाषा में बताया गया है कि वह सभी जो तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं। और जब इलेक्ट्रॉनों का कोई त्याग करेगा तो क्या बन जाएगा, धनायन बन जाएगा। आप सीधा जो सीधी सी बात समझिएगा कि त्याग करने का जैसे मान लो बैंक से आप क्या जाते हो, कर्जा लेते हो, तो बैंक वाला आपको कर्जा दे रहा है, आप ले करके नेगेटिव हो जा रहे हैं और दे करके वो पॉजिटिव हो जा रहा है, क्योंकि बैंक वाला नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से कहते हैं कि जब किसी के पास रुपया पैसा ज्यादा हो तो अपना रुपया पैसा वो क्या करता है, दूसरे को दे देता है, जिससे वो क्या होता है कि उसका रुपया पैसा मार्केट में पड़ा रहता है। तो इससे आकलन होता है कि वो उसके पास कितना पॉजिटिव है। तो कहते हैं कि यहाँ भी तत्व, वह तत्व जो इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं, त्याग करते हैं, और त्याग करके धनायन बनने की क्षमता रखते हैं, उन्हीं को धातु कहा जाता है। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों का क्या करेंगे, त्याग करेंगे। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनने की क्षमता रखते हैं, बनने की क्षमता रखते हैं धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। चलिए एक बार फिर मैं चर्चा करता हूं, आखिरकार में यौगिक कैसे बनता है। हम जानते हैं बिना लेन देन के कोई प्रक्रिया संभव नहीं हो सकती, क्योंकि हम जानते हैं किसी के बीच में अगर बंध स्थापित होता है तो लेन देन के द्वारा ही होता है। क्योंकि हम किसी दुकानदार के यहाँ अगर जाते हैं तो हम सौदा लेते हैं तो साथ में उसको क्या देते हैं, रुपया देते हैं। लेकिन लेन देन हो रहा है, वो मुझे सौदा दे रहा है, हम उसको क्या दे रहे हैं, रुपया दे रहे हैं। और इसी के बीच में ग्राहक और क्या होता है कि दुकानदार के बीच में एक बंध निर्मित होता है। वो बंध क्या होता है, अस्थायी भी हो सकता है, अस्थायी भी हो सकता है। कोई निश्चित नहीं है कि हाँ बंध अस्थायी ही बनेंगे। ऐसे ही रिश्तेदारियों में होता है कि हम लोग क्या करते हैं, लेन देन करते हैं। शादी विवाह में भी होता है, एक व्यक्ति देता है और दूसरा व्यक्ति क्या करता है, लेता है। और लेन देन के द्वारा ही क्या होता है, एक रिश्ता या बंध का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि ऐसे जो है तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्या रखेंगे, धनायन बनने की क्षमता रखेंगे। तो इनके अपोजिट भी कोई चीजें होंगे भाई। ये अगर त्याग करेंगे तो किसके लिए, आप ये भी ध्यान रखिएगा, अगर ये त्याग करते हैं तो किसके लिए करते हैं, क्योंकि भाई इनका कोई लेने वाला होगा। हमारे पास रुपया बहुत हो, एक बात इमेजिन कर रहे हैं, अगर कोई लेने वाला नहीं है तो किसको दे देंगे भाई, अपनी जमीन में फेंक नहीं देंगे, न आसमान में उड़ा देंगे, तो क्या करेंगे जब कोई लेने वाला होगा।
अब सोचोगे कि लेने वाला, अरे भैया हम अगर नाजायज पैसा खर्च करते हैं किसी दुकान पे तो वो भी लेने वाला है आपका, तभी तो उसको दे रहे हो। अगर भैया लेने वाला नहीं होता, कहता हम आपका पैसा नहीं लेंगे, तो किसको दे देते? इसका मतलब है कि पैसा हम खर्च कर रहे हैं तो पैसा हमारा लेने वाला भी कोई है। तो कहते हैं कि जब हम दे रहे हैं इसके मतलब हम क्या है, धनायन है, हमारे पास पैसा क्या है, खूब है। लेकिन साथ में कोई टॉपिक जुड़ा हुआ है जिसका नाम क्या है, अधातु। क्या नाम है? अधातु। अधातु है, ध्यान दीजिएगा। तो अधातु का मतलब यह है कि वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा। मतलब इसका अपोजिट होगा कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करते हैं बल्कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, ऐसे तत्वों को क्या कहा जाता है, अधातु कहा जाता है। मतलब फिर से मैं एक बात कर रहा हूं कि अगर कोई त्याग रहा है तो कोई लेने वाला भी होगा, तो जो लेते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, अधातु कहा जाता है। तो इनकी डिफिनीशन देखिएगा, ऐसे तत्व, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, मतलब उनको क्या है, जरूरत है, ग्रहण करते हैं, अधातु कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। और इसी लेन देन के द्वारा क्या होता है, एक बंध का निर्माण होता है। जैसे एग्जाम्पल में मैं कुछ लेकर के आपको दिखाता हूं। ये लिखा हुआ है NaCl, इमेजिन करिएगा NaCl कब बना। आप देख रहे हैं कि भैया सोडियम क्लोराइड का सूत्र है, लेकिन ये बना कैसे होगा, इस पे भी तो परिचर्चा होना जरूरी है, क्योंकि हम यही नहीं जानते हैं कि बना कैसे। क्योंकि हम जानते हैं इस सोडियम और क्लोरीन के बीच में एक बंध का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है, स्थापित हुआ है। देखिएगा कैसे, क्योंकि हम जानते हैं अगर ये बातें मुझे देखनी है कि लेन देन कैसे होगा, तो मैं अगले मतलब जो है आपको बहुत पुरानी वीडियो में 2-4 मतलब जो है 10 दिन पहले आपको ये क्लियर किया था, मेंशन किया था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर जब हम किसी तत्वों का क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, तो हमें पता होता है कि उनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। क्योंकि एक नियम बनाया गया, वो उस नियम को आप सभी लोग जानते हैं, अष्टक नियम। देखो अष्टक नियम 2 है, एक न्यूलैंड का अष्टक नियम है। न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या कहता है, उस पर भी हम बात करेंगे अभी, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ हम चर्चा करते हैं मेंडलीव के अष्टक नियमानुसार। मेंडलीव का नियम है, मेंडलीव कहते हैं कि किसी भी तत्व के अंतिम या बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। अगर 8 होते हैं तो उनको अक्रिय माना जाता है। तो उसी आधार पर हम जानते हैं ये डिफिनीशन भी लागू होती है, क्योंकि धातुएं वे हैं जो इलेक्ट्रॉनों का क्या करती हैं, त्याग करती हैं, और अधातुएं हैं जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती हैं। इसी आधार पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। चलिए हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 और 3s2 में 3s होगा, क्योंकि 10 से कितना हो, 11 होगा। चलिए बारी आती है किसकी, क्लोरीन। 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। अब चेक करिएगा 3p5। इसका कहने का मतलब है, देखिएगा अंतिम आवर्ती में, अंतिम आवर्ती में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, केवल 1 इलेक्ट्रॉन दिखाई देता है। अंतिम आवर्ती में कितने इलेक्ट्रॉन, 1। इसके अंतिम आवर्त की अगर बात करें तो 5 और 2 कितने हुए, 7 हुए। 2 यहाँ है और 5 यहाँ है, कुल मिलाकर के कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। मतलब इसके अंतिम आवर्त में 1 और इसके अंतिम आवर्त में 7। अब इसको भी 8 बनाना है, सोडियम को भी 8 बनाना है, क्योंकि कौन ये नहीं चाहता है कि हम क्या हो जाएं, अस्थायी हो जाएं, हमें किसी से लेने देने की कोई जरूरत ना पड़े, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं। लेकिन क्या होगा, हम अगर अस्थायी बनना भी चाहते तो लेन देन के द्वारा ही अस्थायी बन सकते हैं। तो देखिएगा अष्टक नियम अनुसार यही है, क्योंकि अष्टक नियम अनुसार ये कहते हैं कि जिनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनको अक्रिय माना जाता है। तो देखिएगा इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये क्या चाहेगा कि एक की बयान क्या करूं, त्याग दे, किसी को दे दूं, फुर्सत मिले, छुट्टी मिले, और देने के बाद में क्या बन जाऊं, 8 बन जाऊं, और मैं भी अक्रिय हो जाऊं और अक्रिय जैसा व्यवहार करूं। क्योंकि नियान अगर देखा जाए तो किस पे है, 10 पे। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गिनिएगा त्याग करने के बाद इलेक्ट्रॉनों का, 2 2 4 4 6 4 10, और 10 पे नियान पाया जाता है। तो इसके मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो इसका व्यवहार कैसा हो जाएगा, नियान के जैसा होगा। मतलब सोडियम भी नियान के जैसा व्यवहार करेगा, कहेगा कि मैं भी क्या हूं, अक्रिय हूं। लेकिन क्लोरीन के बाद देखिए भैया, क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7, अरे 7 तो इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं सकता, तब करेगा क्या, तो ये सोचता है कि सेटलमेंट करो। सेटलमेंट क्या करूं कि कोई अगर त्यागने वाला हो तो उससे क्या कर लो, ले लो,
और लेने के बाद में क्या हो जाऊं, मैं भी 8 हो जाऊं, और जिससे मैं, क्योंकि अगर सोचिएगा ये 17 है, और अगर एक ही ले लेता है तो कितना होगा 18, और 18 पे कौन सा तत्व, जैसे ये बन गया क्या नियान के जैसा व्यवहार कर रहा है, वैसे ये अपना 8 लेकर के किसका व्यवहार करेगा, आर्गन पर, क्योंकि आर्गन कितने पे 18 पे है, तो आगे जैसा व्यवहार होगा। तो ये भी यही चाहता है कि मैं त्याग करके अक्रिय बन जाऊं, और ये चाहता है मैं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अक्रिय बन जाऊं। और आप देख रहे हो कि जैसे ही इसके बाद तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन इंटर करता है, 8 हो जाता है, तब गिनिएगा 2 2 4 6 4 10 2 12 12 5 17, और एक इसका इसको मिला तो कितना हो गया 18। अभी आर्गन जैसा व्यवहार करने लगा। लेकिन अब इनकी बात सोचिएगा, अगर ये लेन देन नहीं होता तो क्या इनके बीच में एक बंध स्थापित होता, जो बंध दिखाई दे रहा है NaCl के बीच में। अब कैसा बंध है इस पर चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन ये बंध है, उसी बंध के कारण एक दूसरे को क्या किए, बांध के रखें। तो एक बात और समझें, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी तत्व पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ नहीं रह सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि चार्जों के बीच या समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण पाया जाता है, इसलिए विपरीत मतलब जो है क्या कहते हैं, विपरीत आवेश का होना जरूरी है। अगर कोई धन होगा तो उसके बगल में क्या होना चाहिए, ऋण होना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों धन धन रहेंगे तो प्रतिकर्षण होगा, तो बंध बनने के बजाय साला कहीं दूर चले जाएंगे, कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए क्या करते हैं कि इनको ये प्लस रहते हैं तो ये क्या रहते हैं, माइनस रहते हैं, और जोड़ी आराम से क्या होती है, बनी रहती है। क्योंकि हम जानते हैं जब विपरीत आवेश होता है तो इनके बीच में एक बल कार्य करता है, उसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आकर्षण बल कहा जाता है। तो ये बात तो हो गई। चलिए मैं उसी पैखाने में मतलब चर्चा करता हूँ इसी बात पे, इसी लाइन पे बात करूंगा मामले में। चलिए बात देखिएगा। अब एक है न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड क्या कहते हैं, न्यूलैंड का एक तो अष्टक नियम बहुत बेहतरीन है। आप देखिए हुए हारमोनियम का जब ध्वनि हम लोग सीखते हैं तो उसको कहते हैं सारे गामा पाधा नीसा पा, सारे गामा पाधा नीसा पा। इसका मतलब क्या है कि ये सरगम ध्वनियां, सरगम ध्वनियों का मतलब चलिए से देखिएगा कि सा रे गा मा पा धा नी सा। इसके मतलब पहले काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखिएगा जो पहला शब्द है सा, उस ध्वनि में अंतिम शब्द क्या है, सा। यही कहते हैं न्यूलैंड, कहते हैं कि अगर दो आवर्तों के तत्वों को लिया जाए तो देखेंगे या आवर्त सारणी के किन्हीं भी हम सीरियल तत्वों में चलते हैं तो कहते हैं जिस तत्व से हम शुरुआत करेंगे, ठीक है, गिनना शुरू करेंगे, उसका आने वाला जो 8वां तत्व होगा वो पहले तत्व के क्या रखेगा, समान व्यवहार रखेगा। ध्यान रखिएगा। जैसे कहते हैं कि मान लो हम लिथियम लेते हैं, लिथियम लेते हैं और लिथियम कितने पर है, 3 पर है। अगर बारी आए किसकी, 8 3 11, इसके मतलब 8 तत्वों को जोड़ा जाए तो 11, इसके मतलब क्या होगा, सोडियम Na कितने पर है, 11 पे। तो कहते हैं जो व्यवहार लिथियम रखेगा वही व्यवहार क्या रखेगा, सोडियम। क्योंकि आप लिथियम से गिनना प्रारंभ करिए तो लिथियम के बाद में हीलियम, फिर बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर उसके बाद में क्या होता है, क्लोरीन, फिर नियान, फिर उसके बाद में क्या, सोडियम। तो जो व्यवहार लिथियम का वही व्यवहार किसका है, सोडियम का। न्यूलैंड ये कहते हैं कि जो सरगम ध्वनियां होती हैं, जैसे सरगम ध्वनियों में पहला अक्षर सा होता है और अंतिम अक्षर भी क्या होता है, सा होता है। तो जो पहला अक्षर अंतिम अक्षर की तरीके से व्यवहार कर रहा है, उसी प्रकार से किसी भी मतलब जो आवर्त में जो पहला जिस तत्व से हम शुरुआत करेंगे उसका आने वाला 8वां तत्व जो होगा वो पहले तत्व से क्या होगा, समान व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो इसे न्यूलैंड का अष्टक नियम कहा जाता है। तो आज मैंने केवल 2 चीजें क्लियर की है इसमें, धातु और अधातु के बारे में। एक बार फिर मैं बता रहा हूं कि धातुएं वह होती हैं जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धनायन बनने की क्षमता रखती हैं, और अधातुएं वह होती हैं जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋणायन बनने की क्षमता रखती हैं। इसके मतलब है ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं, अधातु, और ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को धनायन बनने की क्षमता रखते हैं क्या कहलाते हैं, धातु। और इन दोनों की जरूरत है। हम लोगों ने चर्चा किया था उस मतलब पिछले लेक्चरों में कि जो होते हैं हमारे आवर्त सारणी में धातुओं की संख्या 95 या 94 पाई जाती है, और धातुएं कितनी होती हैं, 16 होती हैं। तो हम जानते हैं इन्हीं धातुओं और अधातुओं के बीच में एक बंध बनता है, जिन बंधों को हम बंधों की चर्चा बाद में करेंगे क्योंकि बड़ा लेक्चर होगा। अब लेकिन हम जानते हैं कि इनके बीच में अगर बंध बनता है तो वैसे नहीं बन जाता है, आकर्षण बल के कारण बनता है, क्योंकि
जो धन और ऋण दोनों प्रकार के तत्व आपस में क्या करते हैं, संयोग करते हैं, लेकिन किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा। इनको साझेदारी क्यों करनी है, क्योंकि इनको क्या बनना है, 8 बनना है, इसलिए सोडियम इलेक्ट्रॉन का त्याग करके 8 बन रहा है उसके अंतिम आवर्त में, और क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन को लेकर के अंतिम आवर्त में 8 इलेक्ट्रॉन पहुंचा रहा है। तो जो सोडियम है वो व्यवहार कैसा कर रहा है, नियान के जैसा, और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कैसा व्यवहार करता है, आर्गन के जैसा। ये सभी तत्व चाहते हैं। तो मैं अपने लेक्चर को यहीं पर समाप्त करता हूं, लेकिन आप सभी लोग क्या करिए, मेरे वीडियो को जरूर से जरूर मतलब जो है शेयर करिए, जिससे लोग क्या करें, सब्सक्राइब करें। मनोबल बढ़े तो मैं आपको इससे भी अच्छे वीडियो क्या कर सकता हूँ, प्रोवाइड करा सकता हूँ। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी लोगों को।